नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं आपके साथ अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जिन्हें आपको जानना जरूरी है। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते घटनाक्रमों को हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह सेशन है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा अब कहीं बाहरी प्रयास दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हुई उससे लगभग अब हर भारतीय जो भी मीडिया से कनेक्टेड रहा, सूचनाओं से जुड़ा रहा, उन्हें यह जानकारी है कि बांग्लादेश में जो वो हुआ, जो घटना घटी, वो एक दिन का प्रयास नहीं था। एक लंबे समय से संगठित तरीके से हुई घटना थी जो एक दिन प्रवोक होकर सामने आ गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं घटी उनमें भारत और बांग्लादेश के संबंधों की मजबूती भी साथ साथ दिखाई दी, लेकिन यह भी दिखाई दिया कि बांग्लादेश में होने वाली घटना के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी कनेक्शन है। और यह बात तब ज्यादा मायने रखती है जब किसी देश की इलेक्टेड नेता शेख हसीना अपने बयानों में यह कहती हुई पाई जाती हैं कि मेरे साथ किसी सफेद व्यक्ति ने यह बयान देकर कहा है कि या तो हमें एक आइलैंड दे दो, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये सुर्खियां काफी बड़ी बनी थी और हमने इस पर सेशन भी किया था कि बांग्लादेश में जो संकट घटा उसके ऊपर अमेरिकी कनेक्शन क्या है। संभवतया आप सभी साथियों को यह जानकारी अब तक है। आज हम इस बात को क्यों कर रहे हैं? वो सफेद व्यक्ति जिसकी चर्चा थी उसका नाम डोनाल्ड लू था। पीएम शेख हसीना ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि ये हमसे कहते हैं कि यदि सत्ता में बने रहना चाहती हो तो हमें एक आइलैंड दे दो ताकि हम वहां पर अपना एयरबेस बना ले, नहीं तो फिर तुम रवाना। चलो कोई बात नहीं। यही बात कहते हुए इमरान खान भी निकल गए, जेल में डले हुए हैं। इन्होंने भी इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी सरकार गिराई। मल्टीपल टाइम मैं आपको अब तक ये सब बातें रिवाइज करा चुका हूं, है ना। भारत के पड़ोसियों के पास में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और मालदीव्स के केस में भी डोनाल्ड लू का नाम निकल कर आया। श्रीलंका के केस में भी नाम निकल कर आया, नेपाल के केस में भी निकल कर आया। भारत के केस में यह नाम कैसे है और क्यों है, यह आपको थोड़ा सा समझना होगा। असल मायने में जब से भारत में ये तीसरी बार मोदी सरकार जो बनकर आई है, जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जब तक स्पष्ट बहुमत था विदेश नीति में भारत सरकार बड़ी आक्रामक थी। विदेश नीति हो या फिर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स हो, उन दोनों ही मामलों के अंदर, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, चूंकि स्पष्ट जनादेश था, बहुमत साथ था, तो कोई भी निर्णय किसी भी फ्रंट पर लेते समय सरकार किसी प्रकार का कोई भी एक प्रकार से समझिए तो डर का भाव नहीं रखती थी। एकदम हाँ, हमने ये फैसला ले लिया तो ले लिया, हमने रशिया के साथ तेल लेना है तो लेना है, हमको इस देश के बारे में ये बोलना है बोलना है, क्वाड के बारे में नहीं बोलना है नहीं बोलना है, चाइना के बारे में स्टैंड स्पष्ट है, अमेरिका के साथ मित्रता इतनी होगी, यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। तमाम बातें हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन तीसरी बार जब मोदी सरकार बनकर आई, इस बार सरकार गठबंधन की थी और वो सारे गठबंधन कई प्रकार के समीकरणों से चलते आ रहे थे। ऐसे में हाल ही के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जिन्हें देखकर ये कयास लगाने वाले कमेंट्री कर रहे हैं कि अमेरिका भारत में भी कुछ वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट करना चाह रहा है जो पड़ोसियों में की। अब वो कैसे लोग तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या जानकारियां हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूं। देखो, मैंने आज से 4 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में राग अलापता था, केंद्र सरकार ने 2019 में जो धारा 370 हटाई थी, उसके बाद में वापस वहां पर इलेक्शन कराने का प्रॉमिस किया था और वो इलेक्शन की डेट भी बाकायदा डिक्लेयर हो गई थी। हमने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे। इवन गृह मंत्री ने यह तक कहा था स्थितियां सामान्य होते हुए हम वहां पर वापस स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे, यानी उसे वापस एक पूर्ण राज्य भी बनाएंगे, जो फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके साथ साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये वो दौर था जिस समय हमने किसी की नहीं सुनी थी। किसी की नहीं सुनी थी से मतलब है 2019 में ये फैसला लिया गया, केंद्र ने फैसला लिया, हमने ये चिंता ही नहीं करी कि पाकिस्तान जाकर अपने पापा के पास रोएगा कि साहब देखो इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन अब चूंकि घटनाएं भारतीय राजनीति में भी बदली, ऐसे में अब हालात देखिए क्या हो रहे हैं। कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने इन इलेक्शंस में, जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होने वाले हैं, इनमें 2 बड़ी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में डाला। कौन कौन सी मांगे थी? एक, कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करवाएगी अगर वो सत्ता में आती है, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस जीत कर आती है। पहला तो मैनिफेस्टो के अंदर ये पॉइंट डाला। दूसरा ये डाला कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेंगे। ये 2 बड़े मुद्दे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिए।
पाकिस्तान के साथ वार्ता को लेकर के भारत का स्पष्ट मत है, यानी केंद्र सरकार का स्पष्ट मत है कि भैया जब तक आतंकवाद है, जब तक हम लोग टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। और इसी रुख को अपनाते हुए हमारी पाकिस्तान के बारे में कोई नीति नहीं है, ठीक है, हम चर्चा ही नहीं करते, उसके बारे में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब ये मैनिफेस्टो आता है इलेक्शन की डेट डिक्लेरेशन के साथ साथ। इसके तुरंत बाद अब आप क्या घटनाक्रम देखते हैं जिसकी वजह से सब तरह सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि अमेरिका की तरफ से यूएस डिप्लोमेट्स इनसे मिलने जाते हैं। किनसे? उमर अब्दुल्ला से। ये सुर्खी देखें, यूएस डिप्लोमेट मीट उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कॉल फॉर री लुकिंग एट ट्रैवल एडवाइजरीज फॉर जम्मू कश्मीर। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि सर, आपने जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है इसे हटाइए ताकि लोग यहां पर घूमने आ सकें। ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। यहां पर आप खबर देखते हैं कि रिसीव्ड यूएस डिप्लोमेट्स एट गुपकार, गुपकार बोले तो अब्दुल्ला परिवार का घर, हु कॉल्ड ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला। द डेलीगेशन इंक्लूड मिनिस्टर काउंसलर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर ग्रेहम मेयर, फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एपेलेथर, जो भी नाम है इनका, एंड पॉलिटिकल काउंसलर अभिराम। ये लोग आपको यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में यूएस डिप्लोमेट का आना आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान की, ये देखिए, ये यूएस डिप्लोमेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें इनके जाते हुए और बाद में बातचीत करते हुए कि आपके सामने हैं। प्रश्न ये नहीं कि विदेशी डिप्लोमेट्स जाएं और जाकर के वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर को बढ़िया से देखें, राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करें, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता से मिलना, और राजनेता से ऐसे समय पर मिलना जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई हो और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह डाला हो कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पाकिस्तान से वार्ता शुरू करवाएंगे। अच्छा, आप अच्छे से यह जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से इस घड़ी की फिराक में बैठा है कि भारत के साथ फिर से वार्ता कब शुरू हो, कब से इन्हें वापस इनकी पॉलिसीज को थोड़ा नरम करते हुए देखें। अमेरिका के ही इस समय सानिध्य में जीने लग चुका है पाकिस्तान। ऐसे में कश्मीर के अंदर कोई राजनीतिक दल जो इस तरह की विचारधारा रख रहा हो, ओपनली जिसने इस तरह की बातचीत की हो, केंद्र सरकार के फैसले हैं ये कि वो किस देश के साथ क्या संबंध रखे, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स केंद्रीय सूची का विषय है। ऐसे में अमेरिकी डेलीगेट्स आकर उनसे मिलकर चले जाते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर घमासान मच जाता है। लोग लिख करके सवाल करने शुरू होते हैं कि जागिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा देश इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुई हैं। यानी सीधे सीधे खुलेआम जाकर के ये लोग मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग में दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहला, क्या यह घटना पहली बार है हमारे देश में कि इस तरह से पॉलिटिकल डेलीगेशन से मिला जाता है? नहीं, ऐसा अक्सर दुनिया भर के राजनेता करते हैं। उदाहरण के लिए अभी जयशंकर साहब जब मालदीव्स गए थे तो मालदीव्स में मुइज्जू से भी मिले थे, वहां के राष्ट्रपति से भी मिले थे, तो अपोजिशन के लीडर्स से भी मिले थे। यानी कि जब किसी ऑफिशियल विजिट पर आप गए तो ऐसा होता है, जब कोई विदेशी डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो सरकार से भी मिलता है और अपोजिशन में भी जो पार्टियां हैं उनके साथ भी वार्ता करता है। लेकिन यहां पर 20 से अधिक पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हैं। ऐसे में इलेक्शन के समय पर आपका किसी एक पार्टी के साथ मिलकर चले जाना यह बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। यानी कि एक तरह से यह कहा जाए कि क्या अमेरिका चुनावों को प्रभावित कर रहा है क्या, कि यहां की जनता को यह लगने लगे कि देखो अमेरिका के पास खुफिया एजेंसी है सीआईए को यह सूचना मिल चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार बनने वाली है, और ऐसे में अमेरिका उनके साथ क्या वार्ता कर सकता है, चलो उनसे वार्ता कर लेते हैं, उनके साथ बढ़िया रिलेशन बना लेते हैं। मुद्दा इस बात पर निकल रहा है। मुद्दा यह कतई नहीं कि अमेरिका हमारे देश के राजनेताओं से मिलते हैं। दुनिया भर के राजनेता दूसरे देश के राजनेताओं से, तमाम पार्टी के राजनेताओं से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब बहुत सारी पार्टी हो तो अपोजिशन के अंदर या फिर वहां की राजनीतिक पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी हो सकता था जिनसे यहां पर सरकारी तरीके से मुलाकात होती। लेकिन अमेरिका की इस मुलाकात से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि आखिर हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, तो क्या सरकार कमजोर है? सरकार किसी फैसले से डरी हुई है कि नहीं, अमेरिका के सामने अगर मना किया तो पता नहीं वो क्या कर देगा? अच्छा, इस बारे में भी सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जो भारत सरकार रशिया यूक्रेन के 2.5 साल के युद्ध में एक बार भी यूक्रेन के बारे में
कोई विचार, कोई सकारात्मक बयान या फिर उनके बारे में कि भाई उनके पास जाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं रख रही थी। लेकिन जब तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनकर आई, जब जनता ने स्पष्ट जनादेश उन्हें नहीं दिया, तो वो क्या अमेरिका के डर में ही यूक्रेन गए थे क्या? कि अमेरिका ने उन्हें प्रभावित कर दिया कि भैया देखो, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये बड़ा ही मतलब, हालांकि स्पष्ट तरीके से सामने आने वाली तो ना तो विदेश मंत्री आकर बयान देंगे, ना ही अमेरिका आकर बयान देगा, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज चैनल्स का दौर है, इस समय में आपको सूचनाएं पता चल जाती हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सोच पा रहे हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। एक और पैरेलल घटना यहां पर घटित होती है, और वो क्या है? खैर, इससे पहले मैं एक जानकारी और दे दूं। यहां पर जो जानकारी निकल कर आई कि उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी डेलीगेट से ये कहा है कि साहब कश्मीर घूमो, बढ़िया कश्मीर हो रहा है, और ऐसे में आप और फॉरेन डेलीगेट्स को भी बोलिए कि वो कश्मीर घूमने आए। कश्मीर को लेकर के जो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है कि यहां पर बड़ी अशांति है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लोगों को यहां पर भेजें। ये एक सकारात्मक मंतव्य है जो निकल कर बाहर आया, जो निकल कर मीडिया में आया वो ये है कि यहां पर उमर अब्दुल्ला जी ने उनसे ये कहा कि सर आप यहां पर लोगों को घूमने भेजें, अपने अमेरिकन नेशनल्स जो हैं उन्हें इस यूनियन टेरिटरी में घूमने के लिए जो आपने मना किया हुआ है उन्हें यहां पर भेजिए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी शांति है। ऐसी न्यूज निकल कर आई है। बिकॉज क्यों? क्योंकि असल में ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी जुलाई 2024 में, जब यहां पर बहुत सारे आतंकी हमलों की सूचनाएं निकल रही थी। आपको मालूम होगा जम्मू के अंदर किस तरह की आतंकी घटनाएं बैक टू बैक रिकॉर्ड की गई थी। उस दौरान अमेरिका के द्वारा एडवाइजरी इस क्षेत्र को लेकर जारी की हुई थी। इस पर उमर अब्दुल्ला जी ने इनसे यह कहा। अच्छा, भारत आफ्टर ऑल इस तरह की चीजें होते हुए देख रहा है। ऐसे समय पर जब कश्मीर में आतंकवाद पनपा है, रिसेंटली जम्मू क्षेत्र काफी सेंसिटाइज हुआ है, और भी कुछ चीजें यहां पर मीडिया में तैर रही हैं। अब उनकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से जो चर्चित अखबार हैं उनमें से एक लिखता है, और अगस्त 25 की खबर है कि अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया। अब अगस्त 25 की यह खबर एक और मीडिया आउटलेट के द्वारा ली गई, जिसमें यह लिखा गया कि व्हेन द यूएस एम्बेसी इनवाइटेड फार्मर लीडर्स फॉर टी, पार्लियामेंटेरियन करके कोई न्यूज चैनल है इसने। अब इसको इसके अलावा हमने कहीं और नहीं देखा। हमारे सेशंस में हम जो भी खबर लेकर आपके साथ साझा करते हैं वो जनरली किसी ना किसी न्यूज चैनल में आई हुई खबर होती है, क्योंकि हम कोई मीडिया हाउस तो है नहीं, एनालिसिस का काम कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चल क्या रहा है साहब। ऐसे में ये वाली जो घटना है पंजाब केसरी और पार्लियामेंटेरियन, अगर इस घटना को आप ध्यान से देखें तो अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको एक घटना याद आएगी, और वो घटना ये थी कि भारत के अंदर जो किसान आंदोलन के नेता रहे, अभी टिकैत साहब का एक बयान एबीपी न्यूज पे संभवतः वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात तो हमारे यहां एनी टाइम है, क्योंकि हमारे यहां पर भी सरकार से नाराज जनता तो बैठी है। ये तो पिछली बार ही गलती हो गई हमसे, जो हमारे किसान लाल किले पर जाने की जगह संसद नहीं गए, वो तो किसी ने उनको बरगला दिया। अगर हमारे किसान पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ उसी समय अगर संसद पर चले गए होते तो ये सरकार तो जाने कब की चली गई होती। इसका मतलब यह है कि ऐसे में अगर इस खबर के अंदर कोई सत्यता है कि यूएस एम्बेसी इनवाइट करती है फार्मर लीडर्स को, और फार्मर लीडर्स इस खबर में लिखा है कि यहां पर ये किसान जो पहुंचे वो एमएसपी जैसे मुद्दों पर, लोन वेवर जैसे मुद्दों पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स से बात करते हैं। देखिए अगेन, मुझे तो 1% भी इस बात पर बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं दिया इन दो न्यूज चैनल्स के अलावा। लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सत्यता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? भाई हमारे देश का मामला है, हम निपटेंगे। हमारे देश के राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, भारत के अंदर किसान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लेबर इंटेंसिव फील्ड है हमारा, प्राइमरी सेक्टर मुख्यतः किसानों से गवर्न है, अन्नदाता हैं हमारे। अगर उनकी कोई परेशानी है तो हमारी सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष, स्टेट गवर्नमेंट्स ये निपटेंगी ना। अमेरिकन डेलीगेट्स उन्हें बुलाकर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या आप लोग हमारे आंतरिक मुद्दों पर इंटरफेरेंस दे रहे हो क्या? अगर यह सत्य है तो यह गंभीर चिंता की बात है। ऐसी ही लोगों ने एक खबर और ढूंढ निकाली, और वो खबर क्या थी कि यूएस काउंसिल जनरल जो हैं वो एआईएम चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी,
उनसे मिलती हुई तस्वीर दिखाते हैं। 13 अगस्त को ओवैसी साहब से यूएस के काउंसिल जनरल मिलती हैं, उनकी तस्वीर आती है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि साहब ये हो क्या रहा है। मतलब अगेन मैं यहां पर याद दिला दूं कि किसी भी पक्ष के लीडर से मिलना किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक खुली और स्वस्थ परंपरा है, लेकिन सामान्यतया वो उन लाइन और लेंथ्स पर रखी जाती है जिसमें देश को भी ये लगे कि हमारे जनादेश को सुना जा रहा है। अगर भारत के विदेश मंत्री मालदीव्स जाते हैं तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं, तो सारे अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन के जो मुख्य नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं एज ए होल, ये नहीं कि तुम मेरी पसंद की पार्टी हो। इस तस्वीर के भी बहुत सारे मायने लोग निकाल रहे हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि भारत के इलेक्शंस के बाद, और इलेक्शंस में भी जिस तरह का माहौल रहा, और उस माहौल के बाद जो पहले बहुमत की सरकार थी उसे स्पष्ट बहुमत की जगह गठबंधन की सरकार बनाकर क्या अमेरिका ही कमजोर करने का प्रयास कर रहा है? क्या अमेरिका की ही यह मंशा है कि देश के अंदर अस्थिरता आए? और अस्थिरता क्यों आए, इसके पीछे काफी सारे मायने अमेरिकी वर्चस्व से जुड़े हैं। और यह आपको भी बेहतर तरीके से समझ में अब आता है कि चूंकि अमेरिका के हितों को भारत ने जब रशिया यूक्रेन चला तब पूरी तरह किनारे रखा कि देखो आपका इंटरफेरेंस हम उतना ही मानेंगे जितना हमारे काम का है। आप ऐसे समझें कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में भारत के केस में जब बहुमत की सरकार थी तब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया था, और वो क्या था? पाकिस्तान ने रशिया के साथ मित्रता का जब हाथ बढ़ाया, इमरान खान ने जब रशिया के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया सस्ते तेल और अनाज के लिए, तो इमरान खान को जेल जाना पड़ा, अपनी पार्टी पूरी तरह बर्बाद, मतलब उसके चिन्ह तक खत्म कर दिए, पार्टी तक खत्म कर दी, और दूसरी नेताओं की सरकार वहां बैठा दी। भारत के केस में क्योंकि स्पष्ट जनादेश एक पार्टी के साथ था, तो भारत की राजनीतिक पार्टी उस समय यह फैसला कर पा रही थी कि नहीं, भारत के हित में है सस्ता तेल लेना, भारत के हित में सस्ता तेल है, इससे ही भारत की इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाएगी। जेलेंस्की के उस समय जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने, अमेरिका ने हम पर खूब प्रेशर ये क्रिएट किया था कि आप तेल ना खरीदें इनसे, क्योंकि आप जब तेल खरीदते हैं तो उससे रशिया हम पर वेपन प्रयोग करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या इस बात में सत्यता है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मोदी जी अभी जब जेलेंस्की से मिलकर आए, जेलेंस्की जी मोदी जी से मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप शांति चाहते हो तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप तेल खरीदते हो, उस तेल के चलते ही ये लोग आगे चलकर हम पर वेपन बरसाते हैं, हम पर गोले डालते हैं। मतलब अमेरिकी मंशा जेलेंस्की के मुंह से पब्लिकली निकलकर भी आई जब उन्होंने ये कहा कि आप तेल खरीदना बंद कर दो, तेल खरीदना बंद कर दो, रशिया युद्ध करना बंद कर देगा। मतलब भारत पर इस लेवल का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप सोचिए, जहां इलेक्शन से पहले भारत पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पीस समिट के अंदर जाना ही इनकार कर दिया था कि भाई हम लोग इस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे, हमारा पक्ष स्पष्ट है, रशिया हमारा मित्र है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जेलेंस्की उल्टा भारत से कहे हैं कि सर इस बार पीस समिट आप बुलाइए, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कराने का कार्य आप कीजिए। ये अभी की यात्रा की बातें हैं, मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ऐसे में अब चूंकि भारत के अंदर चुनाव, स्टेट्स में तो एनी टाइम भाई हमारे देश के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो अमेरिका की मंशा है क्या? अमेरिका भारत के रशिया के प्रति झुकाव और अपनी तरफ भारत को खींचने के प्रयास में हम पर किस तरह के असर डाल रहा है, यह हम लोगों ने बहुत बखूबी देखा। भारत की प्रधानमंत्री की यह जो दुर्लभ तस्वीर आपको दिख रही है, जो युद्ध के 2.5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दी, वो इस समय आना बहुत सारे प्रकार के उन तस्वीरों को दिखाता है कि नहीं, ये खुशी वाली तस्वीर तो नहीं है। मतलब ये वो चीज तो नहीं है कि भारत को अब मजा आ रहा होगा कि चलो हाँ भाई जेलेंस्की हम तुम्हारे साथ भी गले मिल रहे हैं। नहीं, वो डोनाल्ड लू का वो बयान जब जाकर के वो यूएस में देता है, कहता है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को रशिया जाने से खूब रोका, लेकिन हम कामयाब भी हुए इस चीज में कि हमने उनसे कहा कि कोई एग्रीमेंट मत करिए आना, और वो एग्रीमेंट नहीं करके आए। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, 20 घंटे ट्रेन में सफर करके 7 घंटे की मीटिंग के लिए जा रहे हैं।
ये दर्शाता है कि भारत सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिकी प्रभाव को और अमेरिकी इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से समझ रही हो कि यार तुम ना इस चीज़ को बिगाड़ने का प्रयास करोगे, अभी समय है कि हाँ हम तुम्हारा ये सारा की सारा जो हथकंडा है इसको समझते हुए शांति बनाकर चलते रहें। ये भारत के साथ आज नहीं, लंबे समय से होता रहा है। अगर आप भारत की जियोपॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेके आज़ादी से आज तक हम पर या तो यूएसएसआर ने या यूएसए ने इतना प्रभाव रखा है कि हम इंडिपेंडेंटली, हम भले ही सुपर पावर बनने की बात करते हो, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला ले नहीं पाए, प्रभावित हुए ही हैं हमारे फैसले। ऐसे में यह तस्वीर बहुत से लोगों को अंदर से आत्मावलोकन के लिए विवश करती है कि क्या भारत को इस प्रकार की जो सरकार देखने की मिली वो सरकार लाचार है क्या? और ऐसे में प्रधानमंत्री का जाना, अमेरिका के डेलीगेट्स का सीधा सीधा कश्मीर में होना, फार्मर लीडर्स से मिलना, फार्मर लीडर्स वाली न्यूज़ चूंकि मुझे 2 ही जगह दिखी है, ज़्यादा जगह नहीं दिखी है, मैं इसकी सत्यता फिर से कहूँगा कि आप पुष्ट करें, लेकिन हाँ इस तरह की घटनाओं का होना चिंता तो डालता ही है, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना भी यही कहती रह गई थी और अब हम लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कहीं भारत में करने की तैयारी हो और भारत सरकार समझ करके कि यार मत बिगाड़ देना चीज़ों को, ऐसे में इनके दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही हो, ये चिंता की बात है। और ऐसे में अगर मतलब जेलेंस्की का ये बयान कि अगर आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो आप तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों ने तेल इतना खरीदा कि आप चाइना को पीछे पछाड़ दिए और आप लोग रशिया के टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गए हैं। खैर, ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से फिर से स्पष्ट किया है कि हम रशिया से तेल खरीदते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया को तेल सस्ता मिल सके। अगर हम लोग भी तेल महंगा खरीदने लग जाएंगे तो दुनिया भर में तेल के भाव बढ़ जाएंगे और बढ़े हुए तेल के भाव ग्लोबल प्राइसेस के साथ साथ बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। खैर, जियोपॉलिटिक्स की इसी समझ के साथ अगर आपको और कोई जानकारी मिलती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करें, और आपको कोई और बात समझनी हो तो अपनी राय जरूर रखें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अपना राय जरूर साझा करें, सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर अपने लिए जो भी कंफर्टेबल कोर्स हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच हो, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और RAS फाउंडेशन बैच जो हमारा है उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। हमारी वेबसाइट भी उपलब्ध है, वेबसाइट पर हमारे तमाम प्रकार के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हैंड रिटन नोट्स मटेरियल उपलब्ध है, उसे आप घर बैठे मंगा सकते हैं। बेहतरीन हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है। कोई भी क्वेरी और कमेंट हो तो कृपया बताएं। कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया बताएं। आज राखी खोल दीजिए, गोगा नौमी है यार, पूछ लूंगा, मेरे को अंदाजा नहीं है। अनंत, जो घर वाले कहेंगे करते हैं, है ना। सरिता लिख रही है, क्या हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते यूएसए पे? देखते हैं, है ना। इसके ऊपर किसी दिन एक सेशन करेंगे कि वैसे मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है कितना पावरफुल है अमेरिका, लेकिन फिर भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हम डॉलर को रुपए के बराबर क्यों नहीं कर देते, अमेरिका पर डायरेक्ट चढ़ाई क्यों नहीं कर देते, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है। एक बालक लिख रहा है, गुरुजी आपका अंकित अवस्थी सर के नाम से भी कोई ट्विटर आईडी है क्या? नहीं भाई, अंकित कुमार अवस्थी के नाम से है, वेरीफाइड अकाउंट है हमारा, ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट है और उस पर शायद 194K फॉलोअर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कृपया करके उसे देख लें। कुछ हमारे लोग से कुछ लोग नाम से बना ले हों तो हमें आइडिया नहीं है। एक आदमी आपके नाम को ख़राब कर रहा है। अच्छा, उन्होंने मेरे नाम से कुछ बना लिया होगा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ भाई, है ना। मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ देखेगी वो एक बार। चलिए आगे बढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पेंशन से जुड़ा हुआ, लेकिन सेशन इंपॉर्टेंट पेंशन के साथ साथ उन लोगों से भी जुड़ा है जो तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनके लिए सबसे प्रेफरेंस में होता है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी का जो जॉब सिक्योरिटी वाला एक एंगल है, उसके साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो होता है पेंशन का।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें अब मोटिवेट कर रहे होंगे कि देख, केंद्र सरकार भी पेंशन के बारे में ये फैसला कर ली है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा तो पेंशन भी मिलती रहेगी। क्या है ये पेंशन से जुड़ी कहानी, आज के सेशन में हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 लेकर आई है जो अगले वर्ष अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। स्कीम लॉन्च हुई, क्या विशेषताएं रही, किस प्रकार से ये न्यू पेंशन स्कीम से अलग है, किस प्रकार से ये ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है, तमाम बातें आज के सेशन में होंगी। लेकिन वर्तमान में ही क्यों लाई ये भी हम जानेंगे, लोकसभा चुनावों से पहले क्यों नहीं ले आई, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले आई, तमाम सवाल जितने भी हैं वो आपके आज के इस सेशन में किए जाने हैं। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय पीएम मोदी लेड कैबिनेट, ये सुर्खी बनती है और देश भर के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए आज का ये सेशन बहुत मायने रखता है। और 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, उनकी देखा देख अगर कोई राज्य सरकार भी एनपीएस के स्थान पर यूपीएस को अपना लेती है तो लगभग देश में 90 लाख कर्मचारी हैं जो इनसे सीधे प्रभावित होंगे। और 90 लाख कर्मचारी का मतलब है लगभग 3.5 करोड़, अगर औसत एक घर में 4 लोग भी रहते हैं तो 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। और अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे युवा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से मोटिवेट होंगे कि देखो, सरकारी नौकरी में सरकार पेंशन देती है, पेंशन देती है आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो एक तरह से इसका बहुत व्यापक प्रभाव क्षेत्र है, इसी के लिए आज के हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पीआईबी की कटिंग देख लेते हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी नेशनल मीडिया सेंटर में वो करते हैं और अपने स्तर पर वो सारी जानकारी देते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि हम लोग सरकार की तरफ से उन कर्मचारियों को जो केंद्र के लिए काम कर रहे हैं उनकी नेशनल प्रोग्रेस में योगदान को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। इसके बारे में सब तरफ से अपडेट आता है। शनिवार 24 अगस्त के दिन ये जानकारी बाहर निकल कर आती है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू हो जाएगा और जो अब तक एनपीएस चला आ रहा था, यानी न्यू पेंशन स्कीम चला आ रहा था, वो लोग अगर एनपीएस के साथ ही रहना चाहते हैं तो रहें, अदरवाइज उन्हें भी एक मौका अवश्य दिया जाएगा कि वो एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आ जाएं। अब ये एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आ जाएं, यूपीएस की क्या विशेषताएं हैं, ओपीएस क्या है, ये सारी बातें आज के सेशन में बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक आसान लाइन में इतना सा समझ लें कि जब सरकारी नौकरी आप कर रहे होते हैं तो नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी, आपके साथ भी और आपके बाद भी, इसी के लिए सरकारी नौकरियां जानी जाती हैं। आपने 60 साल या 58 साल तक जो भी आपके राज्य की सीमा है, केंद्र की जो स्टेट है, केंद्र की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज दी, उसके बाद आप रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपका ध्यान रखते हुए आपको एक पेंशन देती है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद की सैलरी है जी, वो जो आपके बिना काम किए मिल रही है, आपने जो काम किया था उसी को ध्यान में रखते हुए मिल रही है कि आपने 60 साल तक बहुत देश के लिए सेवा की थी, अब आप जब तक जिंदा हैं आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है पेंशन के समय पर तो आपके जो परिवार में आपके जस्ट आश्रित हैं उनको आपकी यह पेंशन मिलती रहती है। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों के प्रति जनता का जो सबसे बड़ा रुझान है वो निकल कर आता है कि भाई सरकार में पहले तो जॉब सिक्योरिटी है कि 60 साल तक नौकरी रहेगी, उसके बाद में अगर आप रिटायर होते हैं तो रिटायर के बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी, घर बैठे आपको अपने जीवन यापन के लिए धन मिलता रहेगा। और अगर आप पेंशन पर मर भी जाते हैं तो आपके जो आश्रित हैं उन्हें भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अमाउंट उन्हें भी मिलता रहेगा। ये असली पेंशन कंसेप्ट है। 1 जनवरी 2004 में भारत में जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी तो अटल जी ने इस पेंशन की पूरी कहानी को जो मैंने आपको अभी तक सुनाया, इसे रिप्लेस कर दिया न्यू पेंशन स्कीम से। तो वर्ष 2004 से लेकर 24 तक केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं इन्हें न्यू पेंशन स्कीम में डाला गया। तो अब ऐसे समझिए कि भारत में सरकारी नौकरियों के साथ जो पेंशन मिला करती थी उसे आप ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे। कब तक के लिए मिला करती थी? 2004 तक के लिए। 2004 में केंद्र सरकार में अटल जी की सरकार ने नई पेंशन योजना लाए और नई पेंशन योजना में उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो परिवर्तन कर्मचारियों को अपने हित में नहीं लगे। जैसे
अपने हित में नहीं लगे ऐसे क्या फैसले थे जो केंद्र सरकार लेकर आई? कुछ नॉइजेस आ रही हैं, एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी, माफी चाहता हूं। ऐसे में अब स्थिति ये निकल कर आई कि एनपीएस में जो ओपीएस की फैसिलिटीज थी वो सरकार ने कुछ घटा दी थी। उनके स्थान पर कुछ नई फैसिलिटीज के साथ सरकार ने लोगों को एक राह दिखाई कि देखो आने वाले समय में ना आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे। वो क्या व्यवस्था थी वो भी हम बताएंगे। और बोले वो लगा करके आपको एक लमसम अमाउंट देंगे, लेकिन हाँ ये तय था कि जो ओपीएस में बेनिफिट मिला करते थे एनपीएस में वो बेनिफिट नहीं थे। इसके चलते देश भर में एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध रहा, लेकिन सरकार इस बात को यह हवाला देते हुए कर गई कि देखो आप लोगों को पेंशन देने पे हमें बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार को एनपीएस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे कह के एनपीएस ले आए थे और उन्हीं की देखा देख बहुत सारी राज्य सरकारें भी एनपीएस ले आई। एनपीएस आ गया साहब, लेकिन अब केंद्र सरकार उस एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लेकर आई है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसे लोग एनपीएस से अच्छा बता रहे हैं और ओपीएस की तुलना में कुछ कमियों वाला पा रहे हैं। ऐसे में क्या कमियां हैं, यूपीएस में क्या अच्छाइयां हैं, एनपीएस से क्यों बेहतर है, और एनपीएस जिनको मिल रहा था जो 4 से लेकर 24 तक के कर्मचारी थे उनका क्या होगा? पहले तो उनका जान लो। 4 से 24 तक के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा, यानी कि वो कर्मचारी जो उस दौर में लगे थे उनको भी इसका लाभ मिलता रहेगा। और इवन जो एनपीएस के कारण अभी रिटायर होकर जा भी चुके हैं उन्हें भी इस यूपीएस के आने के बाद सामंजस्य का अमाउंट कि हाँ भाई इतना पैसा तुम्हें कम मिला था तो चलो तुम्हें यह पैसा और दे देते हैं। ऐसे समझो कि एनपीएस के बाद यूपीएस के आने से केंद्र सरकार के ऊपर धन का मतलब ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार से बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब केंद्र पर ज्यादा बोझ पड़ेगा इसका स्वाभाविक अर्थ है कि जनता को अब ज्यादा पैसा मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जनता के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हो तो यूपीएस एनपीएस से अच्छी घटना कोई घटी है जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं केंद्र के रेस्पेक्ट में कि साहब केंद्र का ज्यादा पैसा खर्च होगा तो केंद्र वाले इसको अपने लिए तो नुकसान ही बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यूपीएस के अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि व्यक्ति जब केंद्र की सरकार की केंद्रीय जो कर्मचारी है उसकी नौकरी से जब रिटायर्ड होगा तो उसके बाद में एक निश्चित पेंशन दिया जाना शुरू होगा। आखिरी साल जब उसकी नौकरी का है उस समय नौकरी के दौरान 12 महीने में जो उन्हें एवरेज बेसिक सैलरी मिल रही है उसका 50% उनको पेंशन में दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आखिरी महीने में रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक लाख रुपए की तनख्वाह पा रहा है तो 50,000 उनकी पेंशन होगी। पहली चीज तो ये, और ये पेंशन पाने के लिए उन व्यक्ति के पास में कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। आप कहेंगे सर किसी की 25 से कम रह गई तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी 50 साल की उम्र में लगा हो, 45 की उम्र में लगा हो। पोस्ट कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेना से रिटायर होकर के आते हैं या फिर किसी ऐसे कोटा के तहत नौकरी पाते हैं जो कि सरकार के द्वारा एज रिलैक्सेशन में काउंट होता है। उनका क्या होगा भाई? सरकार ने एज रिलैक्सेशन देकर के, जैसे स्टेट के अंदर अगर आप राजस्थान में नौकरी करते हैं तो राजस्थान में 40 साल की उम्र तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 60 साल में आप रिटायर्ड हो जाएंगे। 25 की तो उम्र ही नहीं हुई। हालांकि एनपीए ये जो यूपीएस है ये राजस्थान पर अभी लागू नहीं हुआ है, राजस्थान में ऑलरेडी ओपीएस चल रहा है गहलोत सरकार की तरफ से, जब गहलोत जी थे उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन पॉइंट ये है कि जिनके 25 पूरे नहीं हुए, 25 क्यों पूरे नहीं होते? क्योंकि कई लोग तो 40 की उम्र में नौकरी में आते हैं और कई एडिशनल रिलैक्सेशन पाकर कई लोग तो ऐसे हैं जो 45 से अधिक उम्र में जॉब में आ रहे हैं, सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। आकर के 10-15 साल की नौकरी बची, उनका क्या होगा? तो उनके लिए कहा गया है कि अगर किसी ने मिनिमम 10 साल की नौकरी भी की है तो भी उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन हां, उन्हें 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले को जैसे 50% आखिरी तनख्वाह का मिलती है, उन्हें ऐसा नहीं मिलेगी। तो बोले फिर उन्हें मिनिमम 10,000 रुपए तनख्वाह पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 10 साल की सर्विस की है तो 10,000 रुपए उसको पेंशन दे दी जाएगी। मतलब यह मैटर नहीं है कि उन्होंने 10 साल नौकरी की और आखिरी समय पर उनकी तनख्वाह मान लो लाख रुपए थी
तो भी उनको पेंशन 10,000 ही मिलेगी, उनको 50,000 नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो जो लोग लेट ज्वाइनिंग करते हैं, लेट नौकरी में जाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। जब ओपीएस हुआ करता था तो ओपीएस में ये कोई प्रावधान नहीं था कितने साल की नौकरी, सीधा था आप नौकरी से रिटायर्ड होंगे तो आपको आपकी आखिरी तनख्वाह का आधा मिल जाएगा। यहां इस तरह का प्रावधान डाल दिया गया, यानी एक तरह से जो लेट एंट्री करके आते हैं लोग, जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेना से रिटायर्ड होकर के आते हैं, रिटायर होकर के रिटायरमेंट के बाद वो जॉब में एंट्री करते हैं। तो जॉब में एंट्री करते हैं तो उनके लिए जनरली ज्वाइनिंग का जो एज है वो थोड़ा लेट होता है, तो संभवतः वो 25 साल की एज पूरी ना कर पाए, या फिर वो लोग जो कि कई प्रकार के रिलैक्सेशंस के थ्रू पहुंचे हैं, उन्हें इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा सा ये लाइन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, पेंशन के लिए 25 साल। अब हाँ, एक चीज और, 10 और 25 क्या ये दो ही क्राइटेरिया नहीं, ये प्रोपोर्शनेटली रखें। जैसे किसी की 20 साल की नौकरी है तो उस तरह से फिर समायोजन कर लेंगे कि हाँ भाई 20 साल में इसको कितनी मिलनी चाहिए। तो सरकार ने इस पर अभी कोई स्पष्ट लाइन नहीं बताई है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारी को जो पेंशन मिलने वाली थी उसका 60% होगी। मान लो कि मरने पर, मतलब मरने से पहले किसी कर्मचारी को 50,000 रुपए पेंशन मिल रही थी, तो उसका 60% यानी 30,000 रुपए पेंशन अब उनके परिवारजनों को मिलने लगेगी। ठीक है, और मिनिमम एश्योर्ड पेंशन उनको दी जाती रहेगी, ऐसा यूपीएस के अंदर कहा गया है। इसमें इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है, मतलब एक तरह से जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि पता चल रहा है कि आज आप बोल रहे हो 10,000, पता चल रहा है 20 साल बाद में इस 10,000 की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। तो ऐसे में महंगाई का भी एडजस्टमेंट चलता रहेगा। जैसे ओपीएस में हुआ करता था, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले वाली, उसमें महंगाई भत्ता ऐड होता जाता था कि महंगाई बढ़ी है, और महंगाई को काउंट करने के लिए क्या होता है, देश भर में महंगाई के लिए एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो सूचकांक है, उससे अंदाजा लगाएंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी, उसको एडजस्ट करते हुए इस यूपीएस में भी पेंशन दी जाएगी, जस्ट लाइक ओपीएस। ठीक है, तो यहां पर ओपीएस की तरह ही डियरेंस अलाउंस दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिया जाता है, यानी डीए की तरह ही यहां पर भी एक महंगाई के साथ साथ महंगाई का भत्ता दे दिया जाएगा, जो कि ग्रेजुएटी से अलग होगा। ठीक है, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यह जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी, हमने इस बारे में सारी जानकारियां आपको दी। हालांकि इस बारे में बहुत से लोगों का काफी सारा प्रश्न था कि इससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार क्या आएगा। तो 6250 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए, यानी 25-26 के लिए जब पेंशन बटेगी, उस समय 6250 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार केंद्र सरकार पर आएगा, और साथ में 800 करोड़ रुपए सरकार को, जो आज से पहले लोग रिटायर हो गए हैं उनके पैसों को सेट करने में, कि हाँ भाई आपको एनपीएस की वजह से ये नुकसान हुआ था, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, उसके लिए 800 करोड़ रुपए जो कि अनाउंस कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार को 7,050 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है इस साल, इस योजना के आने के चलते। ठीक है, ऐसे में यह तो तय हो गया कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस में एनपीएस से ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ेगा, और ऐसे में यूपीएस की वजह से आम जनता को अधिक लाभ होगा। तो आम जनता को जो अधिक लाभ होगा उसको और हम डिटेल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ऐसा क्यों की, तो इसके पीछे सीधा सा गणित तो यही है कि साहब वोट बैंक की राजनीति है, इसके लिए की होगी। सरकार को लगता है कि हर राज्य में डिमांड उठ रही है कि ओपीएस ले आओ, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले आओ, राज्य के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी लगातार डिमांड कर रहे हैं, एनपीएस के अंदर कर्मचारीगण खुश नहीं हैं। ऐसे में वोट के लिए, साथ ही साथ क्या हुआ कि केंद्र की जहां सरकार नहीं है, जहां अपोजिशन की सरकार थी, जैसे राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो अशोक गहलोत साहब जो हैं उन्होंने ओपीएस लागू कर दी थी। ओपीएस की घोषणा से जनता में बड़ा ही सकारात्मक असर आया था, मतलब लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी कि सोचो 20 साल से जो केंद्र नहीं कर पा रहा था वो यहां पे इन्होंने कर दिया है। अब हुआ ये था कि उस समय तक ये लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय था कि सरकार अगर पेंशन में इतना पैसा बांटेगी तो भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें कि सरकार को फ्रीबीज में पैसा नहीं बांटना चाहिए, लेकिन हाँ केंद्र के जो अपोजिट सरकारें थी जिन राज्यों में, उनमें जो ओपीएस की घोषणा होने लगी तो हर राज्य के अंदर से ये डिमांड उठने लगी कि क्यों नहीं, जब राजस्थान जैसा राज्य कर सकता है तो और राज्य क्यों ना करें। ऐसी डिमांड के चलते केंद्र पर एक नेचुरल प्रेशर क्रिएट होने लगा कि नहीं भाई ओपीएस जैसा, या तो ओपीएस लाओ, और अगर ओपीएस नहीं लाए तो ओपीएस जैसा कुछ लाओ, क्योंकि ओपीएस लाते तो अपोजिशन ये कहता कि ये तो हमारी योजना की कॉपी है, तो फिर उसकी जगह कुछ और योजना। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने 2023 में
एक समिति गठित की थी और उस समिति का काम यही था कि वो ये जानकारी जुटाएगी कि ओपीएस का किस तरह से बेटर वर्जन लाया जा सकता है और एनपीएस को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन के जहां जहां सरकारें थी वहां पर ओपीएस की डिमांड हो रही थी। जनता, कर्मचारी जो पुराने लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2003 के अंदर जो ओपीएस हटा करके एनपीएस लाई गई थी उसको रिप्लेस करने के लिए टीवी सोमनाथन की अगुवाई में अप्रैल 2023 में एक कमेटी गठित की गई, क्योंकि लगातार विभिन्न राज्यों में जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना की मांग उठने लगी, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने फिर एक समिति बनाई और उस समिति ने हर राज्य के जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, वहां के बड़े लीडर्स हैं और कर्मचारी यूनियन हैं, उनके साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की कुछ सिफारिशें दी। वही सारी सिफारिशें हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से निकलकर आपके सामने आई हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र को भी यह समझ में आ गया था कि ये जो डिमांड उठ रही है ये दूर तलक जाएगी, आने वाले समय में उन लोगों के लिए भी ये बड़ा कारण बनेगी जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस योजना के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते थे कि सरकार ओपीएस जैसा कुछ लेकर आए। तो अब कितना नजदीक पहुंच गई है ये ओपीएस के? यूपीएस सामने आई और सरकार कह रही है कि ये एनपीएस में आ रही सारी शिकायतों को दूर कर रही है और ये बिल्कुल ओपीएस की तरह यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही एक सुनिश्चित पेंशन लेकर आई है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर पुरानी पेंशन की तरह अब पेंशन मिलना शुरू होगी। अच्छा साहब, निश्चित पेंशन की बात क्या है अब वो जान लीजिए। देखो क्या था ना कि जब न्यू पेंशन स्कीम आई थी, अब इसमें कुछ बच्चे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है ना उसका नाम यूपीएस है। न्यू पेंशन स्कीम जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो ये 2004 से चालू हुई पेंशन स्कीम है जो 24 तक चली, जो 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस में बदल जाएगी। ठीक है, तो जो न्यू पेंशन स्कीम थी ना उसमें क्या था कि निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। गारंटी नहीं थी से क्या मतलब है कि इंटरेस्टिंग बात, न्यू पेंशन स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नहीं थी, कोई भी प्राइवेट कर्मचारी भी अपनी तनख्वाह से एनपीएस में एंट्री कर सकता था। जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम थी, इसमें होता यह था कि कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी होती थी और जो उनको डियरेंस अलाउंस मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, उसका 10% हिस्सा काट लिया जाता था, यानी सरकार अपने पास रख लेती थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 50,000 सैलरी है, बेसिक सैलरी में से 5,000 सरकार ने अपने पास रख लिए। अब उन 5,000 को शेयर मार्केट में सरकार निवेश कर देती थी कि भाई इस पैसे को हम शेयर बाजार के अंदर लगाएंगे। ठीक है साहब, शेयर बाजार का अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, और जनरली ऐसा होता है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं, हालांकि उसके बावजूद भी एक लाइन म्यूचुअल फंड्स में लिखी हुई आती है कि भाई ये बाजार के अधीन है, बाजार से प्रभावित भी होंगी। तो आपने जो पैसा लिया वो मतलब सरकार ने आपका पैसा काटा और काट करके उसको शेयर बाजार में लगा दिया। अब शेयर बाजार में उस पैसे ने क्या मतलब ऊंचाइयां पकड़ी कि नीचाइयां पकड़ी कि कहां रह गया, मार्केट है साहब, मार्केट कभी क्रैश कर गया तो गारंटी नहीं है। आपका पैसा लग तो गया, पैसा लग गया, अब ये गारंटी नहीं है कि ये पैसा बढ़कर ही मिलेगा। हो सकता है आपका 10-10% करके पैसा तो खूब सारा इकट्ठा हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब आप तलाशने पहुंचे बोले साहब मार्केट क्रैश हो गया इसलिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो श्योरिटी नहीं थी। शेयर मार्केट के नाम पर बहुत से लोग डरते भी तो हैं। ऐसे में इस बात का विरोध होता था कि ना साहब हमको ये नहीं चाहिए। हालांकि आपका 10% काट के सरकार लगाए तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, मेरा पैसा आप काट कर क्यों लगाएंगे, मैं खुद ही लगा लूंगा। अगर मुझे पैसा काट के मार्केट में लगाना है तो मैं आपसे क्यों कटवाऊं। इसके पीछे सरकार ने एक एडिशनल लालच दिया हुआ था, और वो क्या था? लालच ये था कि आपको आपकी पेंशन का 14% यानी कि आपने 10% कटाया, सरकार आपकी बेसिक पे का 14% खुद से आपके साथ इस फंड में ऐड करेगी, 14%, जब न्यू पेंशन स्कीम हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या किया है सरकार ने, अब तनख्वाह तो अभी भी 10% कटती रहेगी, यानी ये जो यूपीएस आ रहा है इसमें 10% तो अभी भी कटती रहेगी, लेकिन जो पहले 14% कटता था अब वो 14% जो भारत सरकार देती थी अब वो 18.5% देगी। यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार कर्मचारियों के फंड में जो पैसा ऐड करेगी जिससे उस व्यक्ति को तनख्वाह पेंशन मिलती है बाद में,
उस फंड में 18.5% अपनी तरफ से ऐड कर देगी। बेसिक तनख्वाह अगर किसी की एक्स अमाउंट है तो उसका 18.5% उस फंड में ऐड हो जाएगा। तो फिर सवाल बनता है, तो एनपीएस में पहला शेयर मार्केट में पैसा लगता था, अब बोले ऐसा नहीं है, जो नेचुरल बैंकिंग में मिलने वाला इंटरेस्ट है उस तरह से चलेगा। इस कारण से यह एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगा। कौन? यूपीएस। तो एनपीएस का सबसे बड़ा डर कौन सा खत्म कर दिया? डर यह खत्म कर दिया कि यहां पर एक निश्चित पेंशन की अवधि बना दी गई, एक निश्चित पेंशन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फंड में अब सरकार जो है इस तरह से काम करेगी। एक बात और थी, क्या एनपीएस के अंदर सारा पैसा ही निवेश कर देती थी क्या सरकार? पता चले बाद में आदमी कह रहा है कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। नहीं, 40% हिस्सा ही सरकार बाजार में निवेश करती थी और उसके साथ ही सारी चीजें चलती रहती थी। अच्छा, तो क्या एनपीएस जिनके पास था वो अब यूपीएस स्कीम में शामिल हो पाएंगे? आंसर है बिल्कुल हो पाएंगे। उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि आप अगर एनपीएस से खुश हैं कि साहब मेरा 40% पैसा मार्केट में लग रहा है, कल को पता चल रहा है मेरा पैसा ज्यादा बड़ा बन के निकलेगा, फिर मत कहना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा सरकार के द्वारा बैंक में लगता रहे या फिर उसमें शेयर मार्केट में लगता रहे, वो सेफ है, आप वो खेलें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं साहब ये बिल्कुल वैसे है, जैसे कुछ लोग आपसे कहते हैं ना कि आपके पास पैसा है, इसका क्या करोगे? या आप तो एफडी में लगाओगे या फिर इसको बाजार में लगाओगे, शेयर मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल आदमी हूं, पैसा मेरा बैंक में रखा रहे, एफडी का ब्याज मिलता रहे, फिक्स डिपॉजिट का, मैं उसमें खुश हूं। कुछ लोग होते हैं कि यार एफडी का परसेंटेज जितना मिल रहा है उससे तो कहीं ज्यादा परसेंटेज बाजार में एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो जिनको लगता है कि मेरे को एवरेज रिटर्न बाजार से अच्छे मिल सकते हैं, उनके कुल जमा का 40% मार्केट में लगा है और मार्केट लगातार ग्रो हो रहा है। पुरानी कितनी भी साइकिल्स को उठा के अगर आप देखें तो मार्केट ने हमेशा फायदा ज्यादा ही दिया है फिक्स डिपॉजिट से, और आपको यह समझ में आता है तो आप कहेंगे कि साहब मैं तो एनपीएस के साथ ही ठीक हूं, मेरे को यूपीएस के साथ नहीं जाना। तो यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा उन कर्मचारियों को जो यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं, कि वो अगर उनको लगता है कि साहब मुझे तो यूपीएस में जाना है तो यूपीएस में वो जा सकते हैं। ठीक है साहब। अब अगर हम बात करते हैं कि ओपीएस के साथ यूपीएस की तुलना क्या है, यानी कि जो नई वर्तमान में जो पेंशन आ रही है इसके तहत क्या अलग है जो ओपीएस में था और यहां नहीं था। सबसे पहली जो मैंने खूब अच्छे से यहां पर पढ़ने का प्रयास किया इस जानकारी को, तो देखो साहब जब एनपीएस आई थी ना 2004 में, तो भी आपकी तनख्वाह का 10% कटता था। ठीक है, यूपीएस आई है तो भी 10% आपकी तनख्वाह का कट रहा है। साहब जब ओपीएस हुआ करती थी ना तो आपकी तनख्वाह का कुछ भी नहीं कटता था, बस इतना बड़ा अंतर जो है ना वो बस मुझे जो ऑब्जर्व हुआ, बाकी तो लगभग एक जैसी चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जब आपकी ओपीएस हुआ करती थी तो आपका जो कटा हुआ पैसा है, वो जो आप कटाते थे जीपीएफ के अंदर या ग्रेचुइटी फंड के अंदर, वो पैसा आप एक मुश्त लेके साइड हो जाते थे। यहां पर मैंडेटरी है 10% आपको अपनी तनख्वाह का कटाना, अगर आप यूपीएस में बने रहना चाहते हो तो। ठीक है, यही सबसे बड़ी जानकारी जो मुझे दिखाई दी इसमें यह है कि वेतन आधी राशि पेंशन, तो सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद कर्मचारी के वेतन की आधी पेंशन के रूप में दी जाती थी। ये सब मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ठीक है साहब, अब कुछ पॉइंट्स पे इन अंतर्स को तीनों को एक साथ लेके पढ़ लेते हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, एनपीएस का केंद्र और प्राइवेट कर्मचारी दोनों को लाभ मिलता था, दोनों प्रकार के लोग ले सकते थे। यूपीएस केवल केंद्र के कर्मचारियों के लिए। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ये मिलने वाला है क्या? तो आंसर है नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। राज्य अगर चाहते हैं कि वो इस योजना में आए तो वो इस योजना में आ सकते हैं। ठीक है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था। एनपीएस में 10% होता था और यूपीएस में भी 10% होगा, लेकिन यूपीएस में सरकार 18.5% अपनी जेब से भी डालेगी। ओपीएस यानी पुरानी जो पेंशन स्कीम थी 2004 से पहले वाली, जिसकी डिमांड होती रही थी, उसमें जीपीएफ की फैसिलिटी हुआ करती थी, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं थी और यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाने की सुविधा रखी गई है कि भाई आप लोग अपनी तरफ से जो पैसा इकट्ठा किए उसको एक मुश्त प्राप्त कर लो, कटा रहे हो ना उसको ले लो। आपको लगता है कि साहब मैंने पैसा कटाया, मुझे एक साथ चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए ही नहीं, ले सकते हो, यह प्रावधान यहां पर है। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक थी, यह शेयर बाजार से लिंक नहीं है। एनपीएस में 40% शेयर बाजार में लगता था। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाती थी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होती थी। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पे भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, मतलब यूपीएस में भी दी जाएगी और एनपीएस में भी, जो अंतिम मूल वेतन का। तो यहां पर ये दोनों बराबर हैं, बस एनपीएस से अच्छा क्या हो गया है कि पहले पेंशन की श्योरिटी नहीं थी, अब पेंशन की श्योरिटी है।
ठीक है, इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लगभग आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा, एक जो कर्मचारियों की क्वेरी आ रही है वो ये है कि यूपीएस में जो ब्याज पर टैक्स लगता था, मतलब इसको लेकर के ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसको लेकर के क्वेरी है। क्योंकि जो ओपीएस था ना, उसमें क्या होता था कि कर्मचारी जो अपना पैसा जीपीएफ में जमा कराते थे, जीपीएफ में उनको एक इंटरेस्ट मिलता था उनके जमा पैसे पर, और वो जमा पैसे का जब वो बाद में मतलब इकट्ठा होकर बड़ा पैसा बनता था, तो एक मुश्त तो 20 लाख मिलता ही था उनको, उसके अलावा उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया वो भी जो मिलता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो यूपीएस में ये बड़ा सवाल है जिस पर लोग अभी क्लैरिटी चाह रहे हैं कि भाई अगर लास्ट में हम अपना पैसा कटा के ला रहे हैं, मतलब जमा कराते जा रहे हैं 10% इधर से और 18% उधर से, मान लो कि एक आदमी अपनी तरफ से जिंदगी भर तनख्वाह में से 25 साल तक अगर 10-10 हजार रुपए भी जमा कराता जा रहा है, सरकार 18.5% जमा कराती जा रही है, एक बड़ी अमाउंट बनकर आ गई, उस पर ब्याज भी मिल रहा है, और ब्याज के बाद में वो पैसा जैसे उसके पास आया, सरकार ने कहा इतना पैसा, ये तो 30% स्लैब में आ गया, इसका 30% काट लो। इस पर अभी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण लोग चाह रहे हैं। अभी बहुत सी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी क्योंकि अप्रैल 25 में लागू होने वाला है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर के यहां पर दे दी। तो रिटायर हो गए उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल, जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, और इसके लिए सरकार ने बकायदा 800 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं ऑलरेडी। तो ये सारी की सारी बातें हैं, तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दी। तो कुल मिलाकर यूपीएस में अशोर्ड पेंशन हो गई है, तो ये एनपीएस से बेहतर है। 50% आपको आपकी आखिरी बेसिक पे का मिलेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, 25 साल की नौकरी जरूरी है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए महंगाई का भी इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया, वो भी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपकी नौकरी बहुत कम रह जाती है तो कम से कम 10 साल की नौकरी पर आपको 10,000 का मतलब तनख्वाह देने का यहां पर वादा कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी करने जुटता है, यानी कि 25 साल में कोई नौकरी पकड़ लेता है, तो इसका मतलब है 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा तो 35 साल नौकरी करेगा। अगर वो व्यक्ति एनपीएस में था मतलब जब उनकी तनख्वाह में से 10% कट रहा था और सरकार उसमें 14% अपनी तरफ से ऐड कर रही थी। यूपीएस के केस में उस व्यक्ति का 10% तो कट रहा है तनख्वाह से, यानी बेसिक पे से, लेकिन सरकार कितना ऐड कर रही है? 18.5% ऐड कर रही है ना। तो इसको एक बार अंतर में देख लेते हैं। मान लीजिए कि वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी लास्ट सैलरी 1,36,595 रुपए, एक लमसम आइडिया लगाया अपन ने, इधर दोनों तरफ बराबर रख लिया कि मतलब यूपीएस में भी 1,36 मिल रहा है और एनपीएस में भी 1,36 मिल रहा है। सरकार यहां पर 14% अपनी तरफ से ऐड कर रही है, यहां 18.5% ऐड करते जा रही है। एम्प्लॉय का अपने अपने तरफ से 10-10% की तरफ से कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ऐसे में एनपीएस का जो कार्पस बना, यानी 35 साल में उस व्यक्ति ने अपनी तनख्वाह से जो ऐड कराया वो कितना कराया? 3,59,54,344 रुपए, यानी एक तरह से 3.5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति की 35 साल की नौकरी के बाद इकट्ठे हुए एनपीएस के कॉर्पस में। वहीं यूपीएस के कॉर्पस में उस व्यक्ति के 4.25 करोड़ इकट्ठे होंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि यहां पे सरकार का कंट्रीब्यूशन 14 की जगह 18.5% जो हुआ है ना, इसकी वजह से किसी आम व्यक्ति को लगभग 66 लाख रुपए का फायदा हो रहा है 35 साल की नौकरी के अंदर। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है जो यहां पर क्रिएट हुआ है, यानी यूपीएस एनपीएस से सीधा एक बार में ही एज लेती हुई यहां दिख रही है उस कॉर्पस में जो व्यक्ति अपनी तरफ से जमा करा रहा है। ठीक है साहब। एनपीएस में उस व्यक्ति को सालाना पेंशन मिलती 1,79,000 के आसपास, तो यहां पर इसको सालाना पेंशन मिलेगी 2,13,000, यानी एक प्रकार से यहां पर पेंशन भी बढ़ी हुई मिलेगी। यह अमाउंट का डिफरेंस है जो यहां पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। ठीक है। जब एनपीएस था तो उसमें इस बात का कोई प्रोविजन नहीं था कि वो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति क्या पाएगा, लेकिन हां, अब एक बात यहां पर ध्यान देने की है, एनपीएस में जो पैसा जमा होता था उसका 40% मार्केट में लग जाता था। 40% मार्केट में लग गया तो वो 40% हो सकता है इससे बहुत आगे चला जाए। 35 साल की नौकरी में अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए पर मंथ की भी एसआईपी कराए, ऐसे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में निवेश करता है तो वो खेल जाता है, बड़ा खेल जाता है। ठीक है। ऐसे में यह बात देखने की है कि यह मार्केट का जो खेला है ना, ये पेंशन के लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है साहब। कुल मिलाकर के ये सारी बातें, तो एनपीएस और यूपीएस के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो लोग 1 जनवरी के बाद लगे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। सारी बातें तो लगभग मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, डन। इस पर अपोजिशन का क्या कहना है?
खड़गे साहब ने अपनी तरफ से कहा है कि यूपीएस में जो यू है उसका मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। बोले क्यों? क्योंकि अभी 4 जून के बाद मोदी सरकार का एरोगेंस गिट घर गया है। हम लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमको ये पेंशन मिलनी चाहिए। अब सरकार ने ये वाली जो चीज की है ये अपने आप में ये दर्शाती है कि जब ओपीएस का पहले विरोध कर रहे थे अब उन्हें ओपीएस जैसा कुछ लाना पड़ा। हम सरकार को इसी तरह से पलटाते रहेंगे। तो ये तो हो गया साहब इनका कहना, यानी इन्होंने जवाबदेही सरकार बना दी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ठीक है, इसी बीच में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का कहना है कि ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात ठीक है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सैनिकों के बारे में क्या, उनके बारे में यहां कोई बात नहीं की गई है। इन्होंने यहां पर उस बारे में बात की। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कहते हैं कि जो काम सरकार को पहले कर देना चाहिए था अब वो दबाव में आकर कर रही है। अब इस बात पर सरकार का भी तो एक मतलब सत्य होगा। सरकार कह रही है कि भैया चुनाव के समय करते तब तो समझ में आता कि दबाव में आ गए, जब चुनाव नहीं बचे उस समय कर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। राज्य सरकारों की तो अपनी मंशा है कि वो इसको करना चाहते हैं कि नहीं। 23 लाख कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन लोकसभा के थे तब अगर करते तो समझ में आता कि आपके दाब में आ गए, डर गए कि आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। लेकिन जब इलेक्शन नहीं है, सब न्यूट्रल कंडीशंस चल रही हैं, उस समय इस योजना को लाए हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी डर कर लाए हैं तो फिर तो भैया आपका डर ही है जिससे शासन चल रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि ये एनपीएस से बेहतर है, ये समझाने में हर आदमी, यानी कि एक तरह से अपोजिशन भी खुश है कि यूपीएस आ गया तो एनपीएस से बढ़िया हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पे गारंटेड पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को बात। अच्छा, और महाराष्ट्र ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो अपने राज्य में एनपीएस के बाद अब यूपीएस को लागू कर रहा है। तो यानी अब केंद्र की देखा देख अगर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं तो उनमें महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र की तर्ज पर यूपीएस लागू कर दिया है। यानी महाराष्ट्र के जो भी वो हैं कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस पर भी राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन होने हैं तो ऐसे में भविष्य के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी ओपीएस की डिमांड उठती। ओपीएस की डिमांड उठती तो देखो यहां पर यूपीएस आ गया। यूपीएस आ गया तो ऐसे में अपोजिशन का एक बड़ा पॉइंट जो है वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि वहां पर अपोजिशन लोगों को प्रॉमिस कर रही होती कि हम आपको ओपीएस देंगे। तो यहां पर ओपीएस का जैसा ही कुछ मिल गया, अश्योर्ड गारंटी मिल गई, तो ये अपने आप में अपोजिशन का एक बड़ा पॉइंट जो है वो लूज हो गया। ऐसा यहां से निकल कर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है इस विषय पर जरूर रखें। हमारे अपने कोर्सेज के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बढ़िया कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है साल भर की वैलिडिटी के साथ, और 16 सब्जेक्ट का आरएएस का फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर तमाम प्रकार के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस करें। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया करके बताएं। हाँ जी, कोई क्वेरी और कमेंट अगर हो तो कृपया करके बताएं। चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चाइना में एक विचित्र घटना देखी गई। दुनिया में एक सूरज दिखता है, यहां पर 7 सूरज देखे गए। 1 2 3 4 5 6 7 सूरज की खबर जो है वो अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई। मिस्टीरियस ऑप्टिकल एल्यूजन कॉजेज 7 सन्स टू अपीयर इन चाइनाज स्काई। और साहब ये हर जगह दिखाई दी। ऐसे में 7 सूरज चाइना में दिखे तो दुनिया में क्यों नहीं दिखे?
ऐसे में भाई सोशल मीडिया पर भी ये खबर गजब वायरल हुई कि देखो 7 सूरज दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो भी बाहर निकल कर आया जिसमें एक महिला इस वीडियो को बना रही है कि देखो यहाँ पर ये 7 सूरज दिख रहे हैं। ये महिला एक अस्पताल में बैठी हुई है और अस्पताल से बाहर देखती है तो उसे एक साथ इतने सारे सूरज दिखाई देते हैं। इतने सारे सूरज का ये वीडियो चाइना के अंदर भयंकर वायरल हो गया। चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीवो वगैरह पर इसके काफ़ी सारे वीडियो और मीम्स बनने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आप भी एक बार के लिए देखेंगे तो आपके दिमाग में वाकई में कि देखो कोई वीडियो बना रहा है और उसे इतने सारे अगर सूरज दिख रहे हैं तो कुछ तो खेला हुआ है भाई। अब ये जो कुछ खेला है ये कोई वाकई में प्राकृतिक घटना थी या कोई इल्यूजन था या कोई ऐसी मतलब कोई वैज्ञानिक घटना थी जिसको समझने के लिए हमें आज का ये सेशन सुनना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये जो गिनती के इतने सारे सूरज दिख रहे हैं, ये एक साथ तारे दिख रहे हैं। इनको एक महिला के द्वारा जिसका नाम मिस वोंग बताया गया, उन्होंने चांगडू के अंदर अपने मोबाइल के अंदर कैप्चर किया था। इसके बाद में जो चाइना में हुआ उसको समझाने के लिए कॉस्मिक ब्यूरो को अपनी तरफ से बाहर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा जो हो रहा है ये असल मायने में 7 सन नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की प्रकाश की घटना है जिसे आप अपवर्तन से समझ सकते हैं, रिफ्रैक्शन से समझ सकते हैं। ऑप्टिक्स में होने वाली एक कॉमन फिनोमिनन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर दूर तक अगर सूरज का प्रकाश आप ऑब्जर्व करें तो लगता है कि पानी भरा है, और कई बार आपको सूरज का रिफ्लेक्शन सड़क पर दिखता है तो लगता है कि सूरज सड़क में से बाहर निकल रहा है, जिसमें से आप में से कई लोग जिसे मृग मारीचिका के रूप में कहते हैं। तो बोले ये वो घटना है। तो बोले महिला को ही क्यों दिखी, बाहरियों को क्यों नहीं दिखी? बोले जिस अस्पताल में थी ना, वहाँ का जो शीशा था वो शीशा इस पूरी घटना में रिफ्रैक्शन फ्रेम की तरह काम कर रहा था, यानी कि वहां से अपवर्तन हो रहा था। इस कारण से उस महिला को दिखा है। महिला अस्पताल में एक शीशे के पार देख रही है, शीशे के अंदर से उसे बाहर की जो घटना है वो इस प्रकार से दिख रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार आप ग्लास के अंदर अगर पेंसिल डुबोएं तो वो थोड़ी अधर उठी हुई दिखाई देती है। तो बोले शीशे की वजह से उन्हें लाइट के रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमिनन देखने को मिला। अब इसे भी हम थोड़ा डील कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है और ऐसा क्यों होता है। जहाँ तक बात हो अपवर्तन की, तो कहते हैं कि जब कोई भी लाइट किसी एक फ्रेम से यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो माध्यम अगर सघन है, डेंस है और उससे लाइटर में है, लाइटर से डेंस में, डेंस से लाइटर में अगर करती है तो वो अपने लैंडिंग एंगल से डाइवर्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइट, आप में से बहुत सारे लोग 6th-7th स्टैंडर्ड में ही अपवर्तन की घटना को पढ़ चुके होते हैं, बस उसको हल्का सा रिवाइज करने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह से हम लोग जल में एक छड़ी डालें तो जल में छड़ी डालते हैं तो वो थोड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है या हमें उठी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश दो माध्यमों से निकलते समय अपवर्तित हो जाता है, जिस अपवर्तन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन में ओरिजिनल से उठा हुआ हमें इमेज दिखाई देता है। ऐसा ही यहां पर हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ समटाइम्स कुछ ऑप्टिकल भ्रम भी अपवर्तन की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा हो जाते हैं, इल्यूजन पैदा हो जाते हैं, लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति बन जाती है। जैसे अगर मैं आपको ये जगह दिखाऊं तो ये देख करके एक बार में कोई मग सा लगता है, किसी ने कोई ट्रॉफी रख दी हो ऐसा रखता है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और कहूं कि यहां दो आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये देखना भी आपका ऑप्टिकल भ्रम है कि आपने इसे देखा या दो लोगों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। जब मैं आपके सामने ये दो लोग मार्क कर देता हूं तो संभवतया अब आपको यहां पर दो ही लोग दिखाई देने लगेंगे। यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति ऑप्टिकल भ्रम की स्थिति में भी जीने लगता है, जिसे तीन प्रकार से समझा जाता है। समटाइम्स जो ऑप्टिकल भ्रम है वो प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन या फिर शैडो से प्रस्तुत हो जाता है। जैसे पानी में डाली हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, गर्मी में सड़क के ऊपर पानी का भरा हुआ दिखाई देना कि दूर तक ऐसा लगता है जल भरा हुआ है, ये फिजिकल एल्यूजन है। एक होता है फिजियोलॉजिकल एल्यूजन, जिसके अंदर हमारी आंखें और मस्तिष्क जब इन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे
लंबे समय तक अगर हम सूरज को देखें तो आंख बंद करने के बाद भी हमें अपनी आंखों में से सूरज की रोशनी आती हुई दिखती है, लगता है कि आंखें अभी भी सूरज को देख रही हैं। यह फिजियोलॉजिकल भ्रम है। ऐसी भ्रम दृष्टि की थकान अथवा दृश्य प्रणाली की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आप इस चीज को बहुत देर तक देखें तो थोड़ी देर में आपको ये चलता सा दिखने लगेगा, आप कलर्स का डिफरेंस देखना भूल जाएंगे, आप अपनी आंखें ऊपर नीचे घुमाएंगे तो दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, ऐसे ही है कॉग्निटिव भ्रम। कॉग्निटिव भ्रम के अंदर क्या होता है, हमारा मस्तिष्क अपनी त्रुटियों के कारण परेशान होता है। अर्थात हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि अगर दो वस्तुएं एक जैसे आकार की आसपास रख दी जाएं तो वो हमें एक बड़ी और एक छोटी जैसे दिखने लगती है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि दो चित्र हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीकों से देखो तो उसका अलग प्रकार का मीनिंग निकलने लगता है। समटाइम्स ऐसा होने लगता है कि हमारे सामने जो वस्तुएं रखी दिखाई देती हैं, जो है नहीं वैसी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये सिमिलर प्रकार की चीज है। जैसे अभी मैं आपके सामने यहां पर एक डक दिखा रहा हूं, एक बतख है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी चोंच और आंख दिखाई दे रही है, लेकिन आप अगर इसको रिवर्स देखें तो आपको दिखाई देगा एक रैबिट खड़ा हुआ है, और रैबिट की आंखें और उसके ये कान से दिखाई दे रहे हैं। तो ये दृष्टि भ्रम के तरीके से दिखाई देता है। कहने का कुल मिला के मतलब यहां दो बिल्लियां बैठी हुई हैं या किसी ने हाथ में हार्ट पकड़ा हुआ है। ऐसे ही महिला यहां पर एक सड़क के डिवाइडर को क्रॉस कर रही है, तब सड़क के डिवाइडर को क्रॉस कर रही है या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर पैर रखकर जा रही है। ये सब हमारे भ्रम की स्थिति हैं। हालांकि इस भ्रम में चाइनीज माइथोलॉजी ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया। चाइनीज माइथोलॉजी में माना जाता है कि उनके कभी कोई ऐसे मतलब बड़े आदमी रहे होंगे जिन्होंने धरती पर 10 सूरज इकट्ठे हो गए थे, तो उन 10 सूरज में से 9 को मिटाकर एक ही सूरज को छोड़ा था। तो लोग उनके बारे में भी चर्चा करने लगे कि लाओ भाई बुलाओ उन तीर कमान वाले हो यी को जिन्होंने दुनिया के सामने से भ्रम को मिटाया था। तो लोग उनको भी बुलावा भेजने की बातें करने लगे थे। ठीक है, मतलब एक तरह से चाइना में काफ़ी ज़्यादा यह जानकारी वायरल हुई, तो हमारे देश में भी ये जानकारी निकल कर आनी ही थी, तो आपके सामने आई। समटाइम्स आप भी इस तरह का रिफ्लेक्शन होते हुए स्थितियों को देखते हैं। ठीक है, जानकारी अगर पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी हमारे बैचेस की जानकारी आपके साथ समय समय पर साझा की जाती रही है। वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आप लोगों को हमारी पीडीएफ के फॉर्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वेबसाइट पर रेगुलर आपको पढ़ने के लिए भी मटेरियल दिया जा रहा है। हमारे हैंड रिटन मटेरियल नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत के ऊपर। कोई क्वेरी अगर कमेंट हो तो जरूर बताएं। हाँ त्रिपुरारी जी, ऐसी घटना मरुस्थल में भी दिखाई देती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी घटना मरुस्थल में भी दिखाई देती है, जिसे आप मृग मारीचिका के रूप में कहते हैं। पवन केसरी, अंकित अवस्थी 01 नाम से फेक अकाउंट है। ठीक है बेटा, आज हमारी टीम डील कर देगी इसको, है ना, मैं बोल दूंगा और इस पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना कंसर्न शो किया। सर मोदी जी पाकिस्तान गए थे क्या? बिट्टू बेटा, किसी जगह न्यूज़ में ये मिला था कि उनका जहाज़ वहाँ से निकल कर आया है, लेकिन जब तक कोई सरकारी बयान या फिर कोई ऐसी जगह पर हमको लिखा ना मिले। देखो अगेन, हमारे यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की जाती हैं जनरली हम प्रयास करते हैं कि वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर का हिस्सा रही हो, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, जो न्यूज़ हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, है ना। हाँ, अलका मिश्रा लिख रही है कि उन्होंने भी 2 सूरज देख लिए थे खिड़की से। बिल्कुल देख लिए होंगे, यहाँ 7 सूरज तक पहुँच गया है, बस आपका अलका बयान वायरल नहीं हुआ है। हिमांशु जी, आपको भी बहुत सारा प्यार। चलें आगे। चलिए साथियों, लद्दाख में अगर आपको याद हो तो लंबे समय से एक प्रोटेस्ट चल रहा है स्टेटहुड का, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल में डाला जाए और एक नए राज्य के रूप में उनको दर्जा दिया जाए। इस तरह के प्रोटेस्ट आपने लद्दाख में होते हुए देखे थे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखे थे। ये वो टाइम था जिस समय देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उससे पहले लद्दाख के प्रोटेस्ट काफी ज्यादा स्टेटहुड की मांग के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए सुर्खी बने थे, जहां पर लद्दाख में डिमांड की गई थी कि उन्हें एक प्रकार से शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए, जो कि भारत के 4 जो राज्य हैं
ATMM के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जिन्हें आप याद रखते हैं, उनकी तरह लद्दाख को भी उसमें डाल दिया जाए। और ऐसे में सोनम वांगचुक का 21 दिन का लॉन्ग हंगर स्ट्राइक आप लोगों को संभवतया याद रहा हो, और हमने इस पर एक सेशन भी करके आपको उस समय जानकारी दी थी, जहां पर लद्दाख के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें एक अलग राज्य का दर्जा मिले, साथ में उन्हें भी कल्चर 6th शेड्यूल के तहत उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी जॉब की सुरक्षा हो और सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके राज्य के अंदर बने। तो ये वाला प्रोटेस्ट आप लोगों को हमने बहुत पहले बताया था, जब डेमोक्रेसी की डिमांड लद्दाख में की जा रही थी, 6th शेड्यूल में डालने का प्रयास किया जा रहा था। 6th शेड्यूल जब हमारे भारत के अंदर 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को आर्टिकल 244 के तहत रखा जाता है, वहां पर ही ये सब चीजें, उस तरह की चीजें लद्दाख के लिए डिमांड की जा रही थी, जहां पर गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया को उनको दी जाने वाली एग्जीक्यूटिव पावर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उन्हें अपने डिसीजंस को लेने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरह डील कर सकते हैं। आज मैं इन चीज़ों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो डिमांड लद्दाख के अंदर हो रही थी, उसी की डिमांड पर एक तरह से सरकार ने कुछ किया है, लेकिन उस डिमांड से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। कुछ किया है और मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, मतलब भाई 6ठी अनुसूची में आने की डिमांड कर रहे थे, राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। लद्दाख में ऑलरेडी 2 जिले थे, लेकिन अब लेह और कारगिल, अब उसके अलावा 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। और ये जो 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है, इससे लद्दाख को फायदा होगा, या फिर यह कहा जाए कि उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे उनको कुछ इससे फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी, या फिर कुछ और नया पचड़ा खड़ा हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये याद होगा कि जब 370 हटाया था, तब जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कंबाइंड रूप से कंसीडर किया जाता था, उन्हें 2 भागों में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी थी, इसमें 2 जिले हुआ करते थे, कारगिल और लेह। लेह देश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बनी कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र इस डिस्ट्रिक्ट के पास था। ऐसे में जब डिस्ट्रिक्ट्स बड़ी होती हैं तो एक बड़ा चैलेंज होता है, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है। ऐसे समझें कि जब इतना बड़ा यूनियन टेरिटरी, उसमें मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब 2 ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग होंगे। भाई यहाँ का एक डीएम होगा, यहाँ का एक डीएम होगा, कलेक्टर होगा, यहाँ का एक एसपी होगा, यहाँ का एक एसपी होगा। जनरली लोग जिनको अपनी संपत्ति का, पारिवारिक संपत्ति का, जमीन जायदाद का, ये जितने भी मामले होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन से काम पड़ता है, तो अगर मान लीजिए कि पहाड़ के किसी एक कोने पे व्यक्ति रहता है और उसे काम कराना है, तो वो लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह के अंदर आकर के काम कराएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा ही चैलेंजिंग होता था पहाड़ी इलाकों में कम्यून करना, ट्रैवल करना। ऐसे में अभी सरकार ने लद्दाख के अंदर 5 नए जिले अनाउंस कर दिए, और उन 5 नए जिलों के अनाउंस होते ही उनका नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चैंगथांग। ये 5 नए जिले एडिशनल तरीके से बनाए गए हैं, यानी कि 2 + 5, अब लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो गए हैं। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चैंगथांग। यानी कि एक तरह से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा सेंट्रलाइज और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। इस बारे में भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सबके बयानों के साथ और ट्वीट्स के साथ इसकी जानकारी साझा हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अब इन 5 नए जिले बनने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अंदर रहने वाले लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव राहत तो मिलना तय हो चुकी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव राहत के साथ साथ क्या उनकी प्रोटेस्ट की मांगें पूरी हुई? उनकी मांग थी कि उन्हें भी एक 6th शेड्यूल के अंदर स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्या वो मांग पूरी हुई? आंसर है जी नहीं। तो क्या इससे वो लोग खुश हुए? तो देखिए, जहां तक प्रतिक्रिया की बात है सरकार के द्वारा किए गए इस कार्य के बाद की, तो ऐसे में यहां पर जो लोग डिमांड कर रहे थे, उनमें से पूर्व सांसद, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। साथ ही साथ सोनम वांगचुक, जो प्रोटेस्ट की, जो डिमांड के लिए 21 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, उन्होंने भी इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी और उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद दिया और एक वीडियो बना करके। तो मैं अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर जंस्कर क्षेत्र की,
2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि ये जिला बहुत बनाने पुरानी का। मांग थी, बोले 2019 में वादा किया गया था। ये खुशखबरी है कि नहीं, ये निर्भर करता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिले हैं या फिर लोकतांत्रिक, जिसमें कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हो, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर जिलों में होता है। और 2019 में ही सरकार ने इन्होंने जो बात शेड्यूल की में लद्दाख को लेने का वादा किया था, तो वो उसके अनुसार संभवतः अगर ये आपको ना सुनाई दे रहा हो। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि ऐसे छोटे काउंसिल्स जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने इलाके मैं आपको की आसान विकास भाषा में निर्णय समझाऊं करते तो हैं। इनका ऐसे कहना है कि जिले अगर घोषित आपने हुए जिले हैं, बनाए हैं फिर तो भी छठवें स्वागत शेड्यूल है। के अनुसार है और ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे में इनका कहना है कि आपने केवल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लीजिए। देखिए, जिला होता है तो जिला प्रशासन होता है। जिला प्रशासन सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग होते हैं, मतलब सरकार की तरफ से जो एम्प्लॉई हैं वो लोग काम करते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जिला प्रशासन के साथ में वहीं के लोकल इलेक्टेड लोग, उस जिले के इलेक्टेड लोग अपनी एक परिषद बनाते हैं, एक काउंसिल बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस जिले में क्या चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने यहाँ पर सफाई की, संचार की सुविधाओं का ख्याल रखना है। एक तरह से सोचिए विकास के लिए क्या काम कर रहा है, जो केंद्र का तरफ से आया हुआ फंड है उसको कैसे अलोकेट करना है। तो जो शेड्यूल 6 है ना भारत का, जिसके तहत 4 राज्यों को आधारित आर्टिकल 244 के तहत शेड्यूल 6 में डाल करके स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, वैसा अगर यहां पर हो गया है तो इसका मोस्ट वेलकम है। इनका यही कहना है कि केवल जिले बनाए हैं या फिर जिलों के साथ साथ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी प्रावधान कर दिया है। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी प्रावधान कर दिया है तो इसका मोस्ट वेलकम है। हालांकि जिले बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बड़ा फायदे का होगा, ऐसा इनकी तरफ से यहां पर कहा गया है। अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय ने इस पूरे कार्य को कैसे किया। अब एक बड़ा सवाल है, केंद्र सरकार लद्दाख के अंदर जिले बना रही है, थोड़ा सा मामला लंबा नहीं हो गया है? मतलब केंद्र सरकार का लद्दाख में क्या है भाई? केंद्र सरकार का लद्दाख में इसलिए कंट्रोल है क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के अंदर जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जिले बनाने का निर्णय केंद्र सरकार करती है। वहीं अगर हम अपने राज्य में, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, तो यहां अगर कोई नया जिला बनना है तो इसका फैसला राज्य सरकार करती है। चूंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है इसलिए इसका निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्र सरकार के आता है। इसलिए भारत गैजेट के अंदर ये जानकारी साझा हुई है, ठीक है। उम्मीद है कि ये जानकारी समझ में आई हो। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश में ज़्यादा जिले बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण बहुत सारा आसान कारण तो यही है कि प्रशासनिक प्रबंध के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को बढ़ने के साथ साथ उनको प्रशासनिक सहूलियत भी चाहिए और ऐसी प्रशासनिक सहूलियत के लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अपने नज़दीक जिला प्रशासन चाहिए। तो इसका प्रमाण है कि 1981 की जनगणना में जहां 412 जिले थे वहां 2011 की जनगणना के बाद 640 जिले बने। तो देश में लगातार जिले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनकी आवश्यकता के लिए राज्य छोटे हो रहे हैं, जिले छोटे हो रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। और अब चूंकि सितंबर में संभावित है कि जनगणना शुरू हो, ऐसे में हो सकता है कि सितंबर के बाद में जो जनगणना के परिणाम आए फिर और जिलों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो भारत की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर यूनियन टेरिटरीज में केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि कैसे जिले बनने हैं। इसका काम केंद्र सरकार खुद से करती है और इसके लिए गृह मंत्रालय इस काम को करता है, प्रस्ताव और योजना बनाना और केंद्र सरकार की मजदूरी और मंजूरी और मंत्रालयों की स्वीकृति के बाद इसके एग्जीक्यूटिव आदेश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य को नए जिले बनाने हो तो क्या करना होगा, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो इसके लिए पूरी तरह से ये जो पावर है ये राज्य सरकार के पास होती है। लेकिन राज्य सरकार भी इस पावर को 2 तरह से एग्जीक्यूट कर सकती है, या तो लॉ बनाकर, लॉ से मतलब अपने वहां की विधानसभा में कानून बनाए और बना करके नए जिले अनाउंस कर दे, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जनरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि बिना विधानसभा से पूछे ही मेरा वचन ही है शासन। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, सरकारें क्योंकि बहुमत में होती हैं तो वो अपने हिसाब से इसका फैसला कर लेती हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो जो राज्य प्रयास करते हैं वो एग्जीक्यूटिव रूट के थ्रू ही आदेश देते हैं। तो नाम बदला, किसी जिले का नाम बदला जा रहा हो, या फिर अब मान लीजिए कि आज पता चल रहा है कि एक सैन्य डिपो है जो फला जिले में है। अब अगर मान लीजिए फलाना रेलवे स्टेशन है वो उस जिले में है। अब चूंकि रेल
सेना, दूर संचार, संचार, ये केंद्रीय सूची के विषय हैं। ऐसे में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और केंद्र के पास की गृह मंत्रालय के लिस्ट में, उनकी आईबी की लिस्ट में, उनके रेल मंत्रालय की लिस्ट में वहां पर नाम लिखा हुआ है कि फलाना जगह जो है वो इस जिले में है, इस जिला हेडक्वार्टर में है, ऐसे में क्या होता है कि इनकी इंफॉर्मेशन केंद्र को देनी पड़ती है, क्योंकि अब जिला हेडक्वार्टर बदल गया, अब पता चल रहा है ये जगह पहले यहां हुआ करती थी, अब साहब ये यहां चली गई। इस तरह के जितने भी ऑफिसेज हैं इनके लिए केंद्र को इन्फॉर्म किया जाता है कि सर मिनिस्ट्री की तरफ से इनकी जानकारी दी जाती है, और वहां पर बाकायदा मतलब जब जियो टैगिंग भी हो रही होती है तो इन्फॉर्म कराया जाता है। तो इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करके ये काम किया जाता है। तो बड़ा सवाल बनता है कि सर इसका कोई फायदा भी होता है कि? देखो सीधा सीधा सा फायदा है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस होता है जब कोई नया जिला बनता है। साथ में जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, वो बेटर गवर्नेंस के लिए ही जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दोनों होता है। साथ में आप अपनी पॉपुलेशन को बेटर सर्विसेज दे पाते हैं, डोर स्टेप तक लोगों के पहुंच पाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, रोजगार बढ़ता है। जब जिला प्रशासन नज़दीक तक आ गया तो जिला के कर्मचारी बढ़ेंगे, कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी, साथ ही साथ में फिर आप उनके निवास के, उनके विकास के, उनके सब कार्य करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है साहब, चैलेंजेस क्या आते हैं? तो भाई इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है कि कौन सा रिसोर्स किस जिले में डालोगे। उदाहरण के लिए एक जिला है जिसके पास में आज टूरिज्म भी है, तो उसके पास माइंस भी हैं, तो उसके पास में रेल कनेक्टिविटी भी है, उसके जिला हेडक्वार्टर के ऊपर बसेस भी आ रही हैं। लेकिन अब आपने उसको कार्व करके छोटा बना दिया। अब उस जिला हेडक्वार्टर तक बसों की कनेक्टिविटी क्या है? क्योंकि अब जब जिला वहाँ होगा तो जिले के हिसाब से सुविधाएं भी विकसित होनी होती हैं। जैसे हमारे राजस्थान में जो नए जिले घोषित हुए उन राम लुभाया समिति की सिफारिशों पर हुए थे। उसके बाद में अब जो नई सरकार बनी है वो वापस से ललित के पंवार साहब के नेतृत्व में उनको रिव्यू करा रही है कि जरा चेक करो कि ये जिले फिजिबल भी हैं कि नहीं। बना दिए गए लेकिन इनको हम एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सरकारें इनको समय समय पर देखते रहते हैं। अपोजिशन ने अपनी तरफ से लिखते हुए कहा है कि ठीक है आपने ये जिले बना दिए, लेकिन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम पर जो इनको अभी तक पावर मिली हुई थी, उस फंड में अभी भी ब्यूरोक्रेसी के पास ही पावर रहने वाली है या इनके पास पावर जाएगी? क्योंकि यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि केंद्र के द्वारा जो नियुक्त किया हुआ जो वहाँ का गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो बोले जनता को कुछ मिलेगा या फिर केंद्र ही अपने पास सारी पावर रखेगा, इस बारे में भी बताइए। तो ये ठीक है। तो इस तरह से अगर मतलब लोगों को अपने विकास के लिए और अपने निर्णय के लिए ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो ये सबके लिए प्रोग्रेसिव स्टेप है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई हो। जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी चैनल पर हमारे अतिरिक्त जो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है वहाँ पर हमारे कोर्सेज़ हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। और हमारी वेबसाइट पर हमारे टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बेहतरीन टेस्ट है, आप उन्हें एक्सेस करें। बाकी हैंड रिटन मटेरियल नोट्स उपलब्ध है, आप उन्हें घर बैठे हुए मंगा सकते हैं। ठीक है साहब, कोई क्वेरी और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। उमेश ओझा जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? सुनीता विलियम्स जो मात्र 8 दिन के लिए स्पेस में गई थी, टेक्निकल एरर्स की वजह से 8 महीने से अधिक अंतरिक्ष में ही अटकी रह जाएंगी। जानकारी तो ये तक है कि वो इस साल वापस ही नहीं आ पाएंगी। ऐसे में बोइंग का स्टार लाइनर, उसका क्या हुआ जो लेकर गया था? क्या वो सही हुआ या खराब ही है? अभी तक वो खराब ही है। उसके थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, हीलियम में लीकेज हो रहा है। ऐसे में बोइंग का स्टार लाइनर तो वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर बुलाया जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एलन मस्क अपने क्रू 9 मिशन के नाम से जो स्पेस एक्स की नामक कंपनी चलाते हैं, उसके थ्रू सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी विल्मर को वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन आने में अभी लंबा इंतज़ार होगा। क्या है सारा अपडेट आज के सेशन में बताएंगे। आपको ये जानकारी है कि जून 2024 में अमेरिका के अंदर बोइंग नामक कंपनी का स्टार लाइनर सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी को लेकर अंतरिक्ष में गए थे। ऐसे में उनका अंतरिक्ष में पहुंचना भारत के लिए प्राउड की बात था, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। साथ ही साथ अपेक्षाओं के और उम्मीदों के भी हमारे लिए द्वार खोलता था, क्योंकि भविष्य में भारत भी अपनी तरफ से स्पेस में जाने के तमाम प्रयास सोच रहा है।
ऐसे में क्या इसरो इस तरह की कोई मदद कर पाएगा जिससे सुनीता विलियम्स वापस आ जाएं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर पहले ही जान लो, क्योंकि इसरो चीफ जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से केवल इतना कहा है कि भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली आईएसएस तक पहुंच जाए और उनको निकाल पाए, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे विकास कार्य करने लगे हुए हैं। तो भारत की तरफ से बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं कि वो सुरक्षित रहें और वापस लौटें। अब इस परेशानी का समाधान सुनिए। देखिए, कहानी ऐसी है कि इस पर हमने आपको ऑलरेडी 2 बार सेशन करके बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि सुनीता विलियम्स को ले जाने वाला जो विमान था, उस विमान में पहले बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन वो दिक्कतें पूरी हुई और उनको वापस वहाँ छोड़ा गया। लेकिन अब लौटते में दिक्कतें आ गई, और चूंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वापस रिटर्निंग बड़ा ही चिंता का विषय होता है, ऐसे में उन्हें उस विमान से वापस लाने से डर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए, तो मैं फिलहाल के लिए आपको उस मुद्दे तक लेके आता हूं कि चैलेंज क्या चल रहा है। चैलेंज ये है कि अमेरिका ने ना, जब रशिया यूक्रेन वॉर चलना शुरू हुआ, उस समय ये महसूस किया कि यार, हम लोग रशिया के सहयोग से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। इससे पहले भी अमेरिका और रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में तैर रहा है, वहां तक दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने के लिए जनरली रूस के सोयूज का उपयोग किया करते थे। सोयूज एक रॉकेट जिसके साथ में स्पेसक्राफ्ट, जिसमें कि स्पेस यात्रियों को बिठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि धरती से लगभग 450 किलोमीटर ऊंचा वो एक घर जहां पर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, वहां पर छोड़ने का काम किया जाता था। लेकिन रियलाइज़ ये हुआ कि अमेरिका ने कहा यार, नासा के पास भी कुछ होना चाहिए, शटल टाइप का, जो गया और छोड़कर वापस आ गया। तो नासा ने अपने आप को थोड़ा बड़ा बना लिया और उसने कहा कि देखो, अब हम लोग तो इंटरस्टेलर काम कर रहे हैं, इंटर ऑर्बिटल, यहाँ से अर्थ से मार्स का काम है तो वो हम करेंगे, अर्थ के सराउंडिंग का काम अब नासा नहीं करेगा, छोटे लोगों को काम देते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को काम देते हैं। नासा ने अपने देश की 2 प्राइवेट कंपनीज को फंडिंग दी और कहा कि तुम लोग अब इस क्षेत्र में काम करो कि अपने स्तर पर स्पेस स्टेशन में कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई। एक कंपनी थी एलन मस्क की स्पेसएक्स और दूसरी कंपनी थी बोइंग की स्टारलाइनर, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि आप शटल बनाइए ताकि स्पेस यात्रियों को आईएसएस भेजा जा सके। ठीक है, अच्छा, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ये इस कार्य में सक्सेसफुल भी हुई। इसने बाकायदा अपनी बहुत सी उड़ानें, लगभग 8 से अधिक उड़ानें तो ऐसी हैं जिसमें वो यात्रियों को ले जाके छोड़ आया है और वापस भी ले आया है, सक्सेसफुल कर लिया है। क्रू 9 नामक उसका एक मिशन है जो अब जाना है फाल्कन 9 विमान के साथ। वो मिशन जिससे कि उम्मीदें हैं कि सुनीता विलियम्स वापस आएंगी। सूचना ये है कि स्पेस एक्स अपने उस मिशन में यहाँ से 2 यात्रियों को स्पेस में लेकर जा रहा है। जिस कैप्सूल को लेकर जा रहा है उसका नाम क्रू 9 है। उस क्रू 9 में 4 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन यहाँ से 2 लोगों को लेकर जा रहा है और 4 लोगों को लेकर लौटेगा। उनमें से बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों मिलकर वापस आएंगे। लेकिन कब आएंगे? तो सितंबर में क्रू 9 जब ऊपर जाएगा तो ये वहाँ पर 4-5 महीने और प्रैक्टिकल करेगा। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को भी वहाँ पर रुका रहना होगा और वहाँ पर अपना टाइम और रिसर्च में खर्च करना होगा। और उसके बाद फरवरी 2025 में जब क्रू 9 लौटेगा तो उनके साथ साथ ये दोनों भी लौट कर आएंगी। ऐसे में स्टार लाइनर का क्या होगा? यानी कि अमेरिका द्वारा जो प्राइवेट कंपनी बोइंग के माध्यम से स्टार लाइनर बनाया गया था, जो स्टार लाइनर इन दोनों को लेकर गया था, उसका क्या होगा? स्टार लाइनर को खाली ही वापस बुलाया जा रहा है। रिस्क नहीं लिया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को कोई नुकसान पहुंचे। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नासा ने कहा है कि वो फरवरी 2025 तक वापस लौट कर आएंगे और स्टार लाइनर पहले ही वापस आ जाएगा। सोचिए, 8 दिन के लिए स्पेस गए थे, 8 महीने अटक गए। ये कितना बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। विचार कीजिए कि ये केवल ट्राई करने गए थे कि बोइंग का स्टार लाइनर सही से पहुंच पाएगा या नहीं। कितनी मेहनत होती है एक एस्ट्रोनॉट की लाइफ में, कितना जीवन रिस्क पे होता है। आज अंतरिक्ष में जहां इतने प्रकार के चैलेंजेस हैं, तमाम प्रकार के रेडिएशनल एक्सपोजर हैं, साथ में वहाँ पर स्पेस बग जैसी परेशानियाँ हैं, सूरज की रोशनी ना मिलने पर एनीमिक होने का खतरा है, तमाम चैलेंजेस के बीच में इनकी मनोदशा सोचो कि इनके अटके रहने पर हर दिन नई अपडेट कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अब वो खिसकते खिसकते फरवरी में वापस आएंगे, क्योंकि एलन मस्क जो हैं वो अपना जो क्रू भेजने वाले हैं स्पेस एक्स का,
क्रू 9 नामक जो मिशन भेज रहे हैं वो ही इनको लेकर लौटेगा, और वो तब लौटेगा जब बाकी और 2 आ सकेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं गए और चल के आ गए, करोड़ों रुपया खर्च होता है, ऐसे में इनका ये मिशन इस तरह से आएगा। तो उम्मीद है, तो ये बोइंग का अपडेट है, ये स्टार लाइनर को बुला रहे हैं, स्टार लाइनर वापस आएगा, क्रू 9 उधर से जाएगा और वहां से फिर सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। तो ये पूरा अपडेट हो गया। स्टार लाइनर मिशन ले जाने में तो सक्षम हुआ, लेकिन ये बाद में फेल मार गया। ऐसा क्या फेल मारा 5 जून के बाद में, इसमें क्या फंस गया ऐसा? असल में क्या हुआ ना, इसके अंदर थ्रस्टर फेल मार गए। थ्रस्टर फेल मार गए से क्या मतलब है? असल में क्या होता है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौट रहा होता है, तो धरती पर लौटते समय, क्योंकि जाता है तब तो रॉकेट छोड़ के आता है, तो इनका एटलस वी था जो लेकर गया था, लेकिन लौटते समय अब कोई उनके साथ रॉकेट नहीं है, उसको खुद आना है, उस कैप्सूल को खुद आना है। वो कैप्सूल जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, जब वो वापस आएगा तो उसमें खुद से ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना तेजी से धम्म से नीचे नहीं गिरना है, जरूरत पड़ने पर उसके थ्रस्टर ऑन हो और उसकी गति को स्लो करें। उसके थ्रस्टर खराब हो गए, यानी कि जो कैप्सूल है ना वो उतर के नीचे आए तो धड़ाम से गिरे, तब तो आदमी बचेगा ही कैसे, तो उसको स्लो करने के लिए थ्रस्टर्स डले होते हैं, वो थ्रस्टर्स उसके अंदर खराब हो गए। वो थ्रस्टर्स जिनसे वो चीज़ हैंडल हो सकती थी वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस चक्कर में ये दिक्कत हो रही है। तो ये स्टार लाइनर का लॉन्च था जो हमने आपके सामने बताया था। स्टार लाइनर अपने एटलस से छोड़ तो आया और स्पेस में टिक भी गया, लौटते समय थ्रस्टर की खराबी हुई जिसके चलते हुए ये वापस नहीं आ रहे। साथ में सुनने में आया कि हीलियम भी लीकेज है, उससे क्या हो रहा है कि जो वो प्रेशर मेंटेन करते हैं ना उसमें भी गड़बड़ हो रही थी। स्टार लाइनर से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इसके बाद में इनको वापस से लाने के लिए अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सुनीता विलियम्स और विलमोर को स्पेस एक्स के थ्रू किए जा रहे हैं, यानी एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स के मिशन क्रू 9 में, जो सितंबर में रिलीज होगा और वो वहां पर 5 महीने रुकेगा, फरवरी में लेकर के इनको अपने अन्य 2 यात्रियों के साथ आएगा। तो बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स लौटेंगे। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, इनके पिताजी गुजरात से संबंध रखते हैं और ये मतलब 1958 में इनके पिता जो हैं वो अमेरिका में बस गए थे। इनकी माँ उर्सुलाइन बॉनी है और ये जो हैं मतलब अमेरिका के अंदर सेना में शामिल हुई, नेवी के थ्रू शामिल हुई और ये लगातार लंबे समय से लंबे लंबे रिकॉर्ड्स के लिए जानी जा रही हैं। इन्होंने 195 दिन तक ISS में रहने का एक बार रिकॉर्ड बनाया है, लंबे समय तक रहने का। मून वॉक का भी इनका लंबा रिकॉर्ड है, और स्पेस वॉक का जिसमें कि ये स्पेस स्टेशन में बाहर निकल करके स्पेस के अंदर घूमने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इनको भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से 2008 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई हो। अगर जानकारियां पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी हाँ, हमारे रिकॉर्डेड बैचेस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उपलब्ध है। RS फाउंडेशन बैच जिसमें 16 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सब उपलब्ध है। ये सारे कोर्सेज आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन मटेरियल के नोट्स लिंक, साथ में RNA की PDF और रेगुलर लिखी जाने वाली जो करंट अफेयर है वो भी आपके लिए उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।